Hello guys, welcome to Vibha Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम आप लोगों के पास, जैसा कि हमने रिवीजन वीडियोस, वन शॉट वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं और आई होप आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा. नहीं करा है तो भी कोई बात नहीं, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और फिर सैम्पल पेपर, सीबीएसई का सैम्पल पेपर जरूर देखकर जाइए, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. तो हम आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आपके पास दोनों अप्रोच हम कोशिश करेंगे. जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो उसे अकाउंट से भी सॉल्व करके दिखाएंगे, स्टेटमेंट से भी, जिसको जो कन्वीनियंट वे लगता है वो कर सकता है. सिमिलरली जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सीबीएसई के पेपर में, तो मेडिसिन का क्वेश्चन है, यानी कंज्यूम्ड आइटम का क्वेश्चन है. हम आपको स्टेटमेंट से भी और अकाउंट से भी, जो भी आपको कन्वीनियंट होगा, और आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे. तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन करते हैं. बस हमने फॉर्मेट बना लिए हैं ताकि उतना टाइम हम आपके सामने बर्बाद ना करें. तो चलिए हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, following information has been provided by Measures Achyut Healthcare. You are required to calculate the amount of medicine consumed. तो आपको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकालना है. हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल दे रखा है. देखिए ईयर क्या है, 2020-21. इसका मतलब होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एंड में फिनिश होगा. तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 1 अप्रैल, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग स्टॉक है, इजी हो जाएगा ना. क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल, तो ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं आपके पास, इजी हो रहा है ना. ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर. स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन एज ऑन 31 मार्च, तो ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए. कैश परचेजेस, वो तो ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर आपने कैश परचेजेस करी हैं. और क्रेडिट परचेजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर. देखिए हमने आपको जब इसका पूरा वन शॉट दिया तो आपको ये भी बताया कि आपको क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता है. अब हमें यहाँ पर क्रेडिट परचेज ऑलरेडी दे दी इस क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. समझे बात को? क्यों नहीं है, ध्यान से सुनो. क्योंकि जो क्रेडिटर्स अकाउंट होता है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट, उसको बनाया ही स्पेशली क्रेडिट परचेज निकालने के लिए जाता है. लेकिन यहाँ पर आपको क्रेडिट परचेजेस ऑलरेडी 6 लाख रुपीज गिवन है, तो देयर इज नो नीड ऑफ फाइंडिंग क्रेडिट परचेज, राइट. तो इतना काम बच गया. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट. अब बैलेंस बीडी एसेट है ना, तो बैलेंस बीडी यहाँ आएगा और बैलेंस सीडी आपके पास यहाँ आएगा. तो मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना है, 15 लाख. लिख देते हैं फटाफट से 15 लाख. क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग है हमारे पास 10 लाख रुपीज, क्लोजिंग लिख देते हैं 10 लाख. उसके बाद कैश परचेज, क्रेडिटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाने वाले, ठीक है. तो फिलहाल के लिए जो क्रेडिटर वाला पोर्शन है इसको काट दीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत ही हमको किस बात के लिए होती है, इसकी जरूरत होती है हमको या तो कैश पेमेंट निकालने के लिए. रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट वाला अगर ये पूछता कि कैश पेमेंट कितनी करिए, वो निकालते, या हमको क्रेडिट परचेज के लिए चाहिए होता है. तो हमको कैश पेमेंट तो चाहिए ही नहीं, हमको तो कंज्यूम चाहिए, राइट. और कंज्यूम निकालने के लिए हमको क्रेडिट परचेज चाहिए, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, राइट. चलिए अब हमारे पास कैश परचेजेस है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट. ये कैश परचेजेस से आ गई आपके पास. तो कैश परचेजेस हो गई हमारे पास 2 लाख रुपए की क्वेश्चन में गिवन है. हम आपको सैंपल पेपर कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट कर देंगे, आप वहां से इसको क्वेश्चन आसानी से देख सकते हैं. और जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो क्रेडिटर्स के नाम से आ जाएगा. तो क्रेडिटर्स अकाउंट ये हमारी क्या हो गई, ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट परचेज होंगी, ठीक है. क्रेडिट परचेजेस है हमारी 6 लाख रुपीज की. तो हमने स्टॉक ऑफ मेडिसिन यूज करा है यहाँ पर, कैश परचेजेस, और ये नहीं, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस 6 लाख रुपीज. अब देखिए ऑटोमेटिकली आपका कंज्यूम निकल कर आएगा. अब लॉजिकली समझिए, आपके पास 15 लाख रुपए का मेडिसिन था, 2 लाख का आपने और खरीदा, 17 लाख हो गया. 6 लाख का आपने और क्रेडिट परचेज करा, तो टोटल कितना होना चाहिए था आपके पास मेडिसिन, 23 लाख. सिर्फ 10 लाख पड़ा है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपने वो कंज्यूम कर लिया. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेडिसिन कंज्यूम डेबिट साइड पर आ जाएगा, कितना, 13 लाख रुपीज. तो ये हो गया हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट से. ये हमको फाइंड आउट करना था, तो लास्ट में जरूर मेंशन कर दो कि आपका कंज्यूम्ड कितना है, 13 लाख रुपीज. अब फटाफट से स्टेटमेंट में भी चेक कर लेते हैं. हमने जो आपको स्टेटमेंट स्टार्ट करवाई थी उसमें आपके पास अमाउंट रिसीव्ड होना चाहिए क्रेडिटर से, इस क्वेश्चन में नहीं है. तो यहाँ पर हम किस तरीके से स्टेटमेंट को यूज करेंगे, सबसे पहले टोटल परचेजेस निकालो. बहुत लॉजिकली है, आपने कैश परचेज कितना करा था, कैश परचेजेस है आपके पास 2 लाख रुपए. ये देखिए ऊपर हमारे पास है 2 लाख रुपए की आपने कैश परचेजेस करी थी, राइट. इसी में ऐड कर लेते हैं क्रेडिट परचेजेस, कि हमारी क्रेडिट परचेजेस कितनी है, 6 लाख रुपीज. टोटल परचेज कितनी हो गई, 8 लाख.
8 लाख रुपए की टोटल परचेज हो गई, राइट। इसमें हमारे पास जो पहले से ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो ऐड कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने रुपए का है, देखिए 15 लाख रुपीस का है, इसको प्लस कर देते हैं 15 लाख रुपीस को। तो टोटल कितना होना चाहिए था, देखिए यहां से भी यही बात लॉजिकली निकलती है कि 23 लाख का आपके पास स्टॉक होना चाहिए, लेकिन आपके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, 10 लाख रुपीस का। तो इसका मतलब आपने 13 लाख की जो मेडिसिन है वो कंज्यूम कर ली। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आपके पास आ जाएगा कंज्यूम्ड मेडिसिन। तो दोनों तरीके से हमने समझाया, आई होप इट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में थ्योरी है आपके पास, तो थ्योरी को भी प्लीज अच्छे से करके जाइए, ये जरूरी है आपके लिए, खासतौर पर डिफरेंस वगैरह अच्छे तरीके से देख लीजिए अपने चैप्टर्स में। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज अ टेम्परेरी, आप कह सकते हो ब्रेक होता है पार्टनरशिप में। इसमें क्या होता है, जैसे कि रिटायरमेंट है, डेथ है पार्टनर की, या एडमिशन है पार्टनर का, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये सारी चीजें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाती है। उसमें क्या होता है, पार्टनरशिप का जो आप कह सकते हो चेहरा है वो बदल जाता है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाती है और थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाती है। तो आप ये कह सकते हो पार्टनरशिप डीड बदल जाती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, लेकिन पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है। फर्म खत्म नहीं हुई, फर्म की कंटिन्यूटी चल रही है, सिर्फ पार्टनरशिप में आपस में टर्म चेंज कर दी और उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड का बदलना। दूसरी तरफ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ तो फर्म के आगे डिसोल्यूशन वर्ड लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर फर्म ही फिनिश हो गई, फर्म का एंड आ गया, यहाँ पे पार्टनरशिप का एंड हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी 3 पार्टनर थे, सी चला गया तो ए बी पार्टनर रह गए, तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी वो वाली पार्टनरशिप खत्म होकर सिर्फ ए बी के बीच में पार्टनरशिप रह गई। लेकिन जब आप सारी एसेट्स बेच देते हैं, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देते हैं, पूरी फर्म का ही एंड कर देते हैं, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन उसने आपसे डिफरेंस में कुछ खास बेसिस दिए हैं। सबसे पहले उसने बताया सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज और इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो इसी बेसिस पर हमने ये डिफरेंस आपको बताया, सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, दैट मींस एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में क्या होता है, आप एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते हो। लेकिन जब आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ते हो तो एसेट्स को बेच देते हो और लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देते हो। दूसरा है इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यानी इनके बीच में जो आपसी रिलेशनशिप है उसके बारे में बताओ। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप डीड बदलती है, उनके बीच का रिलेशनशिप कंटिन्यू रहता है। तो रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स कंटिन्यू, ठीक है, पार्टनरशिप डीड चेंजेस, लेकिन यहाँ पर उनके बीच का कोई भी रिश्ता आप नहीं रहेगा, यानी एज एन पार्टनर वो एक दूसरे के साथ नहीं कंटिन्यू कर रहे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन डिफरेंस वाला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सुरेश, रमेश एंड तुषार वर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4। अंडरलाइन दिस टर्म। रमेश रिटायर, तो ये पर्सन रिटायर हुआ है, तो इसकी रेशो पे भी अंडरलाइन कर लो, 5 वाला रिटायर हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। एंड इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑन रिजर्व, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी स्टूड रुपीज दिस। मतलब रिटायरमेंट का सारा काम कर लिया है फर्म ने और फाइनली उसकी जो पेमेंट बन रही है, फाइनल पेमेंट बन रही है, रमेश रिटायर हो रहा है, उसको कंपनी को देने चाहिए 2,50,400 रुपीज। सुरेश एंड तुषार एग्रीड टू पे हिम 2,90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ स्टे, बट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसको ज्यादा दे रहे हैं। ये हिडन गुडविल का सबसे इंपॉर्टेंट केस है रिटायरमेंट में। तो ये हिडन गुडविल है आपके पास। आप बहुत नॉर्मल सी बात समझिए कि उसको देने कितने थे, 2,50,400, आप उसे दे रहे हैं 2,90,000। तो इसका मतलब जितना भी पोर्शन आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या है, गुडविल है। आपसे यही कहा गया है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बेसिकली। तो यहां पर आपके पास हिडन गुडविल है क्योंकि आप रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं 2,90,000 रुपए, जबकि आपको देने चाहिए उसको 2,50,400 रुपीज। दैट मीन्स आप 39,600 रुपीज किस बात के दे रहे हैं, गुडविल के दे रहे हैं, राइट। तो ये गुडविल ऑफ दी क्या निकल कर आ गई आपके पास, फर्म निकल कर आ गई, सॉरी गुडविल आ गई जितना आप उस पार्टनर को दे रहे हैं। यानी आपके पास कौन पार्टनर रिटायर हो रहा था, रमेश, तो रमेश का शेयर ऑफ गुडविल, रमेश शेयर ऑफ गुडविल आ गया 39,600। अब ये कौन पे करेगा, ऑब्वियसली सुरेश और तुषार। अब इसके लिए हमें गेनिंग रेशो चाहिए। अब एंट्री पास कर दो, गेनिंग रेशो चाहिए आपको। तो आपके पास कोई भी रेशो यहाँ मेंशन नहीं है और नई रेशो मेंशन नहीं है। तो रिटायरमेंट के हमने पीएसआर के आपके साथ जो भी डिस्कस करे केसेस, तो यहाँ पर जो 6:4 है आपके पास, जिसको सिंप्लीफाई करा जाए दैट इज 3:2। यही आपकी क्या बन गई, इनकी गेनिंग रेशो और यही इनकी न्यू रेशो भी है। तो इसका मतलब कि दोनों गेनर है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेश कैपिटल अकाउंट, तुषार कैपिटल अकाउंट टू रमेश।
और एक बात हमेशा ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल जरूर ध्यान देना, करंट अकाउंट तो नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर गेनर कौन है? अगर न्यू रेशो दे रखी होती, ध्यान से सुनिएगा, अगर न्यू रेशो दे रखी होती तो गेनिंग रेशो जरूर निकालनी है आपने न्यू माइनस ओल्ड कर। पर फिलहाल इसमें जो रिमेनिंग रेशो होती है वही न्यू और वही आपके पास गेनिंग भी हो जाती है। तो हमारी एंट्री हो गई सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है हमारे पास? तुषार कैपिटल अकाउंट। और रिटायरिंग पार्टनर ऑब्वियसली अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है तो वही सैक्रिफाइस हुआ, वो कौन था हमारे पास? रमेश कैपिटल। कितने रुपए देने हैं? 39,600। किस रेशो में? 3/5 और 2/5। तो 39,600 का 3/5 करेंगे तो 23,760 और 2/5 करेंगे तो 15840। नरेशन लिखना मत भूलिएगा क्योंकि यहां पर एंट्री के ही आपके पास नंबर है, तो आप लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है सब्सक्रिप्शन पर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मॉडर्न डांस अकेडमी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2020-21। तो करंट ईयर हमारा हो गया 2021। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए उल्टा क्वेश्चन दे दिया। जनरली हम यही निकालते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना क्रेडिट करना है, इसने हमें पहले ही वही दे दिया। तो कोई बात नहीं, आपने उल्टा चलना है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंडिंग 31 मार्च 2021 अमाउंटिंग रुपीज 3 लाख, ठीक है। ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन 3,00,000। यहां से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने निकालनी है। देखो आपको कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने 3 लाख लिखे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप उतना लिखते हो जितना आपको हर साल सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए। तो 3 लाख आपको मिलनी चाहिए, मिली है नहीं मिली वो एक अलग बात है। और यहाँ पर हर मेंबर से आप 3,000 रुपए लेते हो, तो अगर 3 लाख मिलनी चाहिए और 3,000 आप लेते हो तो नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं निकाल सकते। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसमें नंबर ऑफ मेंबर और एनुअल सब्सक्रिप्शन होती थी। क्या गिवन होता था? नंबर ऑफ मेंबर और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट गिवन होता था, तो आप उनको मल्टीप्लाई करते थे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट आता था। अब आपको ये दे रखा है 3 लाख रुपीज और आपको ये दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन 3,000 है, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। आपके नंबर ऑफ मेंबर्स हैं यहाँ पर 100 मेंबर्स, राइट। चलिए सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2020 16,000। ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000 टूवर्ड सब्सक्रिप्शन। इसमें वही नंबर ऑफ मेंबर्स का काफी रोल रहेगा, इस 3,000 का काफी रोल रहेगा, ठीक है। इसने कहा पार्शियल पेमेंट करिए, पार्शियल मतलब थोड़ी दी है थोड़ी छोड़ दी है इन्होंने, ठीक है। 8 मेंबर फेल टू पे सब्सक्रिप्शन, 8 ने तो दी ही नहीं है इस साल, ठीक है। और 5 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर। देखो ये बता रहा है कि इस साल क्या हुआ, 10 लोगों ने थोड़ा पार्ट दिया है, 26,000 रुपए थोड़ा नहीं दिया, देना कितना चाहिए था? 10 मेंबर्स है ना, एक मेंबर से 3,000 लिए जाते हैं, तो फिर तो 30,000 लेने चाहिए थे ना आपको। 10 इंटू 3,000 पर मेंबर कितनी फीस है ये देखिए, एनुअल 3,000 रुपए, तो 10 मेंबर के हिसाब से 30,000 लेने चाहिए थे, उन्होंने 26,000 दिए हैं, तो 4,000 इन लोगों का लेना बाकी है आउटस्टैंडिंग। 8 मेंबर्स ने दिया ही नहीं, तो 3,000 इंटू 8 24,000 रुपए वैसे ही नहीं मिले आपको। 5 मेंबर्स ने नेक्स्ट ईयर का दे दिया आपको 21-22 का, तो 5 इंटू 3,000 इंटू 5 15,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर का हो गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर 1920 12 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर 2021। तो 19-20 यानी प्रीवियस ईयर में ही नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट आ गई थी 12 मेंबर्स की, तो अमाउंट मल्टीप्लाई करने के लिए 3,000 है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या होता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो कि हमको कहां से मिलता है? रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से। इस बार ये मिसिंग है तो इसको एक्स ले लेते हैं, फिर प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्चुअली में क्या होता है? एक्रूड होता है ये, क्योंकि इनकम है तो ये एक्रूड होता है। और जो ये प्रीपेड होता है ये एक्चुअली में क्या होता है हमारा? रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। यहां पर भी आप यही समझिए, ठीक है। पर हम इसको आउटस्टैंडिंग की तरह याद रखेंगे, एट द एंड, और यहां पर क्या आता है? एट द बिगिनिंग। यहां पर आता है एट द बिगिनिंग, एट द एंड, और यहां से हमारे पास फाइनली निकल कर आता है जो अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको शो करना है, ठीक है। अब इसने हमको ये दे रखा है 3 लाख रुपए, चलिए लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर अपना करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर कौन सा है हमारा? 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20,
और आने वाला साल है हमारा 21-22, राइट, यही है हमारा। अब इन्फॉर्मेशन देखिए, उसने 3 लाख रुपए रिसीव्ड दे दिए थे, वो मैंने पहले ही डाल दिए। 3000 रुपए पर मेंबर फीस दिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 मतलब मेरे करंट ईयर का बिगिनिंग, और वो भी आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग तो बड़ा क्लियर है, 16,000 रुपए, ये मैं यहां लिख देती हूँ माइनस में। चलो ये वाला भी डन हो गया हमारे पास। अब कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2021, यानी इस साल के बारे में बात कर रहा है। कहता है जो 10 मेंबर्स थे उन्होंने 26,000 रुपए दिए। देने कितने चाहिए थे आप खुद अंदाजा लगाओ, 3,000 इंटू 10, देने थे 30,000, दिए हैं 26,000, तो 4,000 रुपए ये बाकी रह गए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने नहीं दिए आपको, 4,000 रुपए ये रह गए। कहता है 8 मेंबर्स ने तो दिया ही नहीं, तो 8 3 24,000 रुपीज और हो गया आपके पास। तो कुल मिलाकर आपका ये पैसा तो आपको इस साल मिला ही नहीं मेंबर से। और आगे क्या लिखा हुआ है, 5 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर 2021, तो ये एडवांस हो गई। तो 5 इंटू 3,000, क्योंकि पर मेंबर 3,000 है, तो 15,000 आपकी नेक्स्ट ईयर की। क्लियर। तो दो चीजें इस पैराग्राफ से हमको मिला। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो जाएगा, 28,000 रुपए। 4,000 क्योंकि पार्शियल पेमेंट दी थी, 30,000 देने थे उनको, क्योंकि 10 इंटू 3,000, 30,000 देने थे, 26 दिए, 4 बाकी हैं। और 24,000 रुपए 8 मेंबर से तो दिए ही नहीं थे, तो कुल मिला के आउटस्टैंडिंग एट द एंड 28,000। नेक्स्ट ईयर के हमको मिल गए हैं 15,000 रुपए। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमने डाल दी। अभी भी एक इन्फॉर्मेशन और है, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 1920, मतलब पिछले साल की बात कर रहा है, 12 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर दिस। तो इसी साल नेक्स्ट ईयर के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल गई। तो इस साल के शुरुआत में जो भी आपको पहले से सब्सक्रिप्शन मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एट द बिगिनिंग। तो 12 मेंबर्स ने आपको पेमेंट करी है, तो 12 इंटू 3 36,000 आपका प्रीपेड एट द बिगिनिंग हो गया, राइट। अब हमको इसमें क्या करना है, हमको निकालनी है भाई एक्स की वैल्यू। ठीक, अब हम इससे एक इक्वेशन बना लेंगे। हमने अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना है, जो दे रखा था पुट करा, जो नहीं दे रखा उसको एक्स दे लिया। अब इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस 28,000 माइनस 16,000 प्लस 36,000 माइनस 15,000, दैट शुड बी इक्वल टू 3 लाख। अब आप माइनस वाली चीजें वहां प्लस कर दीजिए और प्लस वाली चीजें वहां माइनस कर दीजिए, आपको सब्सक्रिप्शन का सही अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज 2,67,000। 2,67,000। तो आप इस इक्वेशन के बाद लिख दीजिएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,67,000। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये वाला फॉर्मेट नहीं पता, नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, आपके लिए हम अकाउंट लेकर आए हैं, आप अकाउंट से समझिएगा। तो चलिए क्लियर हो गया, फटाफट से अब अकाउंट से समझते हैं। अकाउंट से क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए यहां पर आता है आपका आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला, यहां पर आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एंड वाला। जब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग यहां आता है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके पास यहां आ जाएगी, एडवांस बिगिनिंग वाली, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाली यहां आ जाएगी। और जो एडवांस एंड वाला है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाला है, वो आपका यहां आ गया, राइट। इसके अलावा आपको जो रिसीव होता है वो यहां लिखा जाता है बाय बैंक से। इस बार ये बैलेंसिंग फिगर होगा और यहां निकल कर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला, जो कि आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है। अब चलिए, हमारे पास सारी वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कैलकुलेशन तो सेम तरीके से ही होगी ना। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है, 16,000 रुपीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कितना मिला था हमको, 3 लाख रुपीज। एडवांस बिगिनिंग का कितना निकाला था हमने, बिगिनिंग का एडवांस ये देखिए 15,000 रुपए, सॉरी एडवांस एंड का 15,000 रुपीज यहां पुट कर देते हैं। एडवांस बिगिनिंग का कितना निकाला था हमने, देखिए बिगिनिंग का एडवांस कितना है हमारे पास, 36,000 रुपीज। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना निकाला था हमने, 28,000 रुपीज, राइट। अब आप इसे क्लोज करिए, आपके यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी। ये टोटल आ रहा है हमारे पास 3,31,000, दैट इज ऑल्सो 3,31,000। तो यहां पर आपका बैलेंस निकल कर आ गया 2,67,000 रुपीज। चलिए फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। हरिहर, हेमांग एंड हरिद्वर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल। देखिए क्या बोल दिया आपको, फिक्स कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल। तो रेशो यानी पीएसआर जो है वो क्या होगी, इनकी जो कैपिटल रेशो है। तो कैसे निकालते हैं, कॉमन जीरोस काट दो, 5 जीरोस कट गई, क्या रेशो बची, 3:1। अब
हरित डाइड, यानी आपके पास जो लास्ट वाला पर्सन है इसकी डेथ हो जाती है, जिसका शेयर कितना बनता है 1/6। हरित डाइड ऑन 31st मई, ओके, एंड फर्म क्लोजेज इट्स ईयर 31st मार्च एवरी ईयर, यानी इसने अप्रैल मई 2 महीने जो है वो इस साल सरवाइव किया है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने पास क्वेश्चन में निकाल के रखते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरित रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल टू गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट, इंटरिम वही होता है कि इन बिटवीन, क्योंकि अभी साल का एंड नहीं हुआ, ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ओके, सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920, यानी पिछले साल की बात कर रहा है। सेल्स इतनी है और प्रॉफिट इतना है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है सेल्स पहले प्रॉफिट बाद में, तो सेल्स इतनी है प्रॉफिट इतना है पिछले साल का। एंड सेल फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मई इज दिस, द रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, मतलब वही रेट जिस रेट से आपको पिछले साल प्रॉफिट हुआ था उतना ही आपको इस साल प्रॉफिट हुआ है। कैलकुलेट हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट, देन पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो हमें यही लग रहा था कि अगर आपके पास डेथ के जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट वगैरह कटे हुए हैं तो आपके पास एंट्रीज आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो पिछले साल का नेट प्रॉफिट है 2,40,000 और आपके पास जो सेल्स हैं वो है 8 लाख, तो ये आपके पास कट गया, ये आ जाएगा 30%। तो अगर पिछले साल आपको 30% प्रॉफिट हुआ था तो इस साल आपका प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा? देखिए आपकी सेल्स दे रखी है इस साल की 2 महीने की 1,50,000, तो 1,50,000 में भी आपको कितना प्रॉफिट होगा? 30%, यानी 45,000 रुपए का इस साल प्रॉफिट होगा। ये पर एनम प्रॉफिट है क्योंकि रेट भी पर एनम है आपके पास। अब आपने निकालना है शेयर, सॉरी ये पर एनम नहीं है, सॉरी, क्योंकि जो सेल थी ये 2 महीने की थी, सॉरी ये जो सेल थी ये 2 महीने की थी। हाँ, 2 महीने की सेल में हमने 30% निकाला, तो ये जो आपके पास प्रॉफिट आया ये भी 2 महीने का ही प्रॉफिट आया। नाउ अब आप बस उसका शेयर निकाल लो। हरित का शेयर कितना बनता है? हरित शेयर 45,000, उसका शेयर हमने पहले ही निकाल लिया था 1/6। ये देखिए हमारे पास रेशो थी 3:1, तो 1/6 कर देते हैं इसका, ये आ जाएगा 7,500। और अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करते वक्त ये दिमाग में जरूर रखना है कि कैपिटल यहाँ पर फिक्स्ड है बच्चों, राइट। तो क्या एंट्री होगी? हरित करंट अकाउंट डेबिट, हरित करंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी नॉट हरित करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरित करंट अकाउंट। अमाउंट 7,500, 7,500। यहां पर हम क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू, बीइंग इंटरिम प्रॉफिट, जैसी लैंग्वेज बुक में इस्तेमाल करिए वो भी कर सकते हैं, इंटरिम प्रॉफिट प्रोवाइडेड टू हरित, और यहां पर ये फिनिश हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विदेश लिमिटेड परचेज्ड रनिंग बिजनेस ऑफ विभू एंटरप्राइजेस। तो यहां पर विदेश जो है वो परचेज कर रहा है और विभू जो है यहां पर वेंडर है। तो हमको वेंडर चाहिए होता है तो वेंडर के आगे नाम लिख दो, वेंडर है ये, पेंसिल से लिख देंगे बेशक आप लोग। 12 लाख रुपए वेंडर को देने को तैयार है विदेश। विदेश लिमिटेड पेड 60,000 बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट, मतलब बिल पेबल आप कह सकते हैं प्रोमिसरी नोट को। तो विदेश लिमिटेड जो अभी 12 लाख रुपए उसको कैसे कैसे दे रहा है वो बता रहा है। 60,000 बाय ड्रॉइंग प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट और बिल पेबल एक ही कैटेगरी में आते हैं। 1,90,000 थ्रू बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक से कम हो जाएंगे। एंड बैलेंस बाय इशू 9% डिबेंचर, यानी मिक्स ऑफ पेमेंट है। 12 लाख रुपए की पेमेंट में 60,000 रुपए का बिल पेबल और 1,90,000 रुपए का बैंक से पेमेंट, और बाकी के डिबेंचर इशू कर रहा है। 100 का डिबेंचर है लेकिन 5% डिस्काउंट पर। तो इसका मतलब आप कितने रुपए में इशू कर रहे हो? 95 रुपीज में डिबेंचर इशू कर रहे हो, राइट। आप चाहें तो इन्हीं चीजों को जब आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे हैं तो नोट्स बना सकते हैं। वेंडर विभू है, पेमेंट इतनी करनी है, ऐसे बैंक से कर दी, ये सब चीजें अगर आप अपने पास नोट्स में लिख लोगे ना तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा चीजें। मतलब आप यहाँ वर्किंग नोट में लिखना शुरू कर दो, वेंडर विभू है, 12 लाख रुपए उसको पेमेंट करनी है। ये आपके लिए क्वेश्चन को दोबारा रीड करने को बचाएगा। 100 रुपीज का डिबेंचर आपने 95 में इशू करा है। Asset and liability of Vibu Enterprises consist fixed assets 17,30,000 and trade payable 3,20,000। तो ठीक है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है विदेश लिमिटेड की बुक्स में। तो ऊपर हम लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, तो आप इसे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में कर रहे हैं हम? विदेश लिमिटेड।
एंड ऑब्वियसली जर्नल एंट्री है ये। पहली एंट्री एसेट बिजनेस बाय करने की, तो हम क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, यही दिए हुए हमें। और एक कंफर्म चीज होती है वेंडर, बाकी तो मिसिंग है, तो गुडविल निकलेगी या फिर कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो आपके पास दे रखा था कि एसेट है 17,30,000 रुपीज की और ट्रेड पेबल है 3,20,000 रुपीज की, और वेंडर को दिए जा रहे हैं 12 लाख रुपए। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कौन सी साइड शॉर्ट पड़ रही है। ये 17,30,000 है और ये 15,20,000 रुपीज है, तो यही वाली साइड शॉर्ट पड़ रही है। तो इसका मतलब जब आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ती है तो वहां पर क्या बच जाता है, कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर आपके पास कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर बचकर आ गया 2,10,000 रुपीज। नरेशन जरूर पास करेंगे, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय विभू लिमिटेड। ठीक है जी, ये कर दीजिएगा फटाफट से। सेकंड, अब हम इस वेंडर को डिवेंचर्स देंगे, तो हम डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, ये बात हमको पता है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी आएगा आपके पास, इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू, आपने क्या क्या दिया था उसको, एक बार आपने प्रोमिसरी नोट दिया यानी बिल पेबल, एक आपने बैंक ड्राफ्ट दिया था यानी बैंक, और फिर आप उसको डिवेंचर दे रहे थे 8% डिवेंचर। तो यहां पर ये कंप्लीट एंट्री आपके पास बन गई और इसकी नरेशन बन जाएगी आपके पास, बीइंग बैंक ड्राफ्ट बिल 8% डिवेंचर्स आर गिवन फॉर परचेज कंसीडरेशन, राइट। तो परचेज कंसीडरेशन के लिए आप ये दे रहे हैं। अब वेंडर में जितना क्रेडिट है उतना ही आपने डेबिट करना है फॉर नो डाउट। अब बिल पेबल कितने का दिया था, तो 60,000 का प्रोमिसरी नोट दिया था, तो बिल पेबल 60,000 रुपए का था। बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया था, 1,90,000 रुपीज का, तो ये 1,90,000। लेकिन बाकी चीजें फिल करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, दैट इज नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो अमाउंट पेबल बाय नंबर ऑफ अमाउंट पेबल क्या होगा, अमाउंट पेबल 12 लाख नहीं होगा। 12 लाख में से आप ये जो पेमेंट है 2,50,000 रुपीज की, ये ऑलरेडी आप उसको दे चुके हैं। तो अगर 12 लाख में से 2,50,000 चला गया है तो 9,50,000 ही तो बचा है आपके पास। और इशू प्राइस क्या था, 100 का डिवेंचर 95, दिस इज व्हाट इशू प्राइस। 95 से आप डिवाइड करिए, आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिल गए 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो यहां पर आपके पास लिखा जाएगा 10,000 डिवेंचर, और डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, और यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू डिस्काउंट अमाउंट। तो ये कितना आ गया 50,000, और ये कितना आ गया आपके पास 10 लाख रुपीज। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट का, 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें और पार्ट भी है, वो भी हम आपको करके दिखाते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, सो दैट आपको कोलेटरल सिक्योरिटी भी रिवाइज हो जाए। चलिए इसका और पार्ट देखते हैं। यूथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 15 लाख, लोन कितना लिया 15 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये लोन लिया और इसके बदले में आपने जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो आपको टेंजिबल एसेट्स ही देनी होती है। तो जो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी थी उसके बदले में आपने कोई टेंजिबल एसेट्स दी, लैंड, बिल्डिंग, इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, तभी इसको कोलेटरल बोलते हैं। कोलेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी, है ना। तो आपने टेंजिबल एसेट गिरवी रखी कुछ, और इसके अलावा इट इशूड 10,000 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आपने 10 लाख रुपए का कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे अपना डिवेंचर भी इशू करा उनको। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 11% डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, शो द प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट ऑफ यूथ लिमिटेड ऑल्सो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं जर्नल एंट्री। तो आपने लोन लिया कितने का, 15 लाख रुपीज का लोन और 10 लाख रुपीज के डिवेंचर इशू। तो इन्हीं बातों की 2 एंट्री होगी आपके पास। सबसे पहली एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया हमारे पास और लोन बढ़ गया टू बैंक लोन। तो नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग लोन टेकन फ्रॉम SBI बैंक। तो ये आ गया आपके पास 15 लाख रुपए का। ठीक है, नरेशन जरूर लिखनी है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम SBI बैंक। ये एंट्री हो गई हमारी। दूसरी एंट्री, अब हमने डिबेंचर इशू करे 10 लाख रुपए के, तो उसकी एंट्री क्या पास करी जाती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर था हमारा, 11% डिबेंचर। तो 11% डिबेंचर कितने लाख के, 10 लाख रुपए के। तो यहां पर आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग 10,000 100 रुपीज ईच 11% डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो नरेशन लिखी होनी जरूर चाहिए, जितना आपको पता है वही लिख दीजिए। बीइंग लोन इज टेकन फ्रॉम SBI, बीइंग डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जनरल एंट्री हो गई। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, उसके लिए सबसे पहले नोट शो अकाउंट्स प्रिपेयर होता है, फिर बैलेंस शीट आती है आपके पास। तो नोट शो अकाउंट्स में हम लिखेंगे SBI लोन, कितने रुपए का,
15 लाख। ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म होगा, तो इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस, सॉरी 11% डिबेंचर्स जो कि हमने इशू करे थे 10 लाख रुपए के, लेकिन ये किससे कैंसिल हो जाता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से ये कैंसिल हो जाता है। तो इसे हमने 10 लाख रुपए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली आपको लोन ही शो करना होता है लाइबिलिटी में, तो वहां पर हम हेडिंग डालते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसमें पहला होता है शेयर होल्डर फंड, फिर होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास 15 लाख रुपए शो हो जाएंगे। दैट्स इट, ये आपके पास पूरा प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन का। आई होप इट्स क्लियर। तो ये थे, चलिए देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 सीबीएसई सैंपल पेपर जो कि हमारा चल रहा है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद वर पार्टनर्स इन जगन्नाथ एसोसिएट। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 March 2021. Pass necessary journal entries for the following transaction after various assets and third party liability had been transferred to realization account. तो डेफिनेटली कैश के अलावा ही आप एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, राइट। तो चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट हमने बना लिया है और हम फटाफट से जर्नल एंट्री करते हैं। पहली क्या है, ओल्ड मशीन फुल्ली रिटर्न ऑफ, यानी इस मशीन को आपने अपनी बुक्स में से बिल्कुल हटा दिया था। 42,000 रुपीज की मशीन थी। वाइल पेमेंट ऑफ 6,000 इज मेड टू, अच्छा ये वाली 42,000 वाली जो एक मशीन आपने फुल्ली रिटर्न ऑफ कर रखी थी, आपकी बुक्स में ही नहीं थी, इसे आपने बेच दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट बेच दी, उस तरीके से ट्रीट करो। वाइल अब पेमेंट ऑफ 6,000 इज टू बी मेड, और एक पेमेंट करी गई है 6,000 रुपए की, बिकॉज कंपनी ने एक बिल डिस्काउंट करा रखा था। अब बिल डिस्काउंट करा रखा था तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बैंक को पेमेंट करो और अपने आप अपने क्रेडिटर से लो। अब ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो बिल का पीरियड हो सकता है वो बाद में भी हो सकता है। तो चलिए इसमें दो पार्ट है, एक आपने अनरिकॉर्डेड एसेट बेच दी, जब अनरिकॉर्डेड एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्या लिखेंगे हम एंट्री, फर्स्ट की ए एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारी एंट्री अब रियलाइजेशन के नाम से होती है, किसी में भी एसेट का नाम नहीं लिखते, ये बात याद रखना। तो बीइंग ओल्ड मशीनरी रियलाइज्ड, कितने रुपए मिले हमको, 42,000 रुपीज। प्लीज नरेशन जरूर लिखिएगा, बीइंग ओल्ड मशीनरी रियलाइज्ड। इसी में दूसरा पार्ट है कि आपने 6,000 रुपए की एक लोन की रीपेमेंट भी करी है, क्योंकि आपने बिल डिस्काउंट करा रखा था, तो अब आपके पास पैसा जाएगा। और आपके पास कोई भी खर्चा होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट वैसे भी डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बीइंग कितने रुपए की पेमेंट करी आपने, 6,000 रुपए की, तो ये हमारा 6,000 रुपए की एंट्री होगी। बीइंग पेमेंट मेड टू बिल डिस्काउंटेड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 80,000 एट 75,000 रुपीज। मतलब एक एसेट थी जिसकी वैल्यू 80,000 थी बुक वैल्यू, लेकिन उसने कहा मैं इसकी वैल्यू 75,000 रुपए लगाऊंगा। तो जितनी वैल्यू लगाई जाती है वो मैटर करता है, ठीक है। उसने कहा कि एक एसेट है, मैं उसको 75,000 रुपीज में ले लेता हूं, एंड बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म। तो इसका मतलब मधुसूदन ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दे रखा था, उसके बदले में 75,000 रुपीज की एसेट ले रहा है, और बाकी का बचा हुआ कितना हुआ, 25,000, उसके बदले में कह रहा है मुझे चेक प्रोवाइड कर दो। तो लोन जब खत्म होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, लाइबिलिटी खत्म हो रही है ना, तो मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का लोन था, 1 लाख रुपए का, बदले में क्या लिया उसने, एसेट जो कि रियलाइजेशन में पड़ी है, तो रियलाइजेशन के नाम से ही आपको लिखना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट 75,000, ठीक है, और बाकी का जो आपने उसको पेमेंट कर दिया बैंक से, वो 25,000 रुपए आपके पेमेंट के। तो बीइंग मधुसूदन लोन इज क्लियर्ड बाय गिविंग एसेट्स और रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक। तो ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री, स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 30,000 वॉज टेकन बाय माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो तीनों ने 30,000 रुपए का स्टॉक अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले लिया। स्टॉक का नाम नहीं आएगा, रियलाइजेशन का नाम आएगा। और जब तीनों पार्टनर्स कुछ टेक ओवर करते हैं तो ये ड्रॉइंग हो गई उनकी, तो हम क्या एंट्री करेंगे, तीनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, ड्रॉइंग है ना, तो क्या एंट्री करेंगे, माधव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद है हमारे पास मधुसूदन, नाम भी बड़े बड़े लिए हैं इन्होंने चूज कर, और मुकुंद, टू ऑब्वियसली रियलाइजेशन, एसेट का नाम नहीं आता ट्रांसफर करने के बाद। तो 30,000 रुपए का स्टॉक था और ये तीनों उसको ले लेंगे।
क्योंकि आपको रेशो नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, तो रेशो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो किस रेशो में ये ले लेंगे, 10,000 इक्वल रेशो में, 10,000 10,000 और 10,000। क्लियर। चलिए फोर्थ देखते हैं एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या है अब हमारे पास, ये देखिए, द फर्म हैड पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 बिहाफ ऑफ मुकुंद या बॉर्न बाय मुकुंद। इसका मतलब ये पैसे मुकुंद को खर्चने थे, लेकिन फर्म ने पे करे। तो फर्म का तो खर्चा है ही नहीं, तो रियलाइजेशन में तो जाएगा ही नहीं। मुकुंद का खर्चा था, फर्म पे कर रही है, फर्म का पैसा जरूर जा रहा है, लेकिन ये मुकुंद की तरफ से क्या है, फर्म को ड्रॉइंग है, क्योंकि मुकुंद के पैसे थे। तो यहाँ पर मुकुंद क्या हो जाएगा आपके पास, डेबिट। हमने ये सारे डिस्कस करे हैं वन शॉर्ट वीडियो में। मुकुंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 5,000 रुपए मुकुंद के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गए, क्योंकि फर्म का खर्चा हुआ था तो फर्म ने कैश को कम कर दिया, राइट। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट एंट्री क्या है। देयर वॉज अ व्हीकल लोन ऑफ 2 लाख विच वॉज पेड बाय सरेंडर ऑफ एसेट टू बैंक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40,000। तो कंपनी ने, फर्म ने 2 लाख रुपए का व्हीकल लोन लिया हुआ था, लेकिन फर्म ने बैंक से बातचीत करी और बैंक 1,40,000 रुपए की एसेट लेने को तैयार हो गई कि 1,40,000 की तो चलो हम एसेट ले लेते हैं। बाकी का कितना बचा, 60,000। द शॉर्ट फॉल वॉज मेट बाय फर्म्स बैंक अकाउंट। जो इंटर ट्रांजैक्शन होती है लाइबिलिटी के बदले में एसेट, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो बचे हुए 60,000 है जो हम बैंक को पे कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी की एंट्री पास करेंगे। यानी हम क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 से। जो एसेट के बदले में लाइबिलिटी या लाइबिलिटी के बदले में एसेट इंटर ट्रांजैक्शन होती है, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। लेकिन इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको करके दिखा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, क्योंकि हम आपको और पार्ट भी करके दिखा रहे हैं। आप लोगों ने तो एग्जाम में एक ही करना है। तो चलिए देखते हैं इसका और पार्ट। आपको दे रखा है, गिनी, बिनी एंड मिनी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:2। ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च इज दिस। क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और तीनों की कैपिटल दे रखी है। कैश, डेटर, इन्वेंट्री, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग और गुडविल दे रखी है। एग्जिस्टिंग गुडविल है। यहाँ पर आपके पास जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है उसमें क्या होता है कि इसको हम एक एसेट की तरह नॉर्मल ट्रीट करते हैं। ऑन 31 मार्च गिनी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। ओके, यहाँ पर आपको डिसोल्यूशन के साथ रिटायरमेंट का क्वेश्चन दिया है, तो चलिए बहुत बढ़िया है। रिटायरमेंट में से बैलेंस शीट तो वैसे ही कटी हुई है आप लोगों की। गिनी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ऑल द पार्टनर एग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट। तो यहाँ पर गिनी रिटायर्ड है, ठीक है जी, और एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। Bad debt amounting to ₹5,000 and a provision for doubtful debt is to be maintained 10% on debtor. Partners have to decide right of existing goodwill. तो ये तो हमें पता ही था, existing goodwill right of ही होती है। Goodwill of the firm valued 54,000. This is new goodwill and be adjusted in the capital of Bini and Mini. तो हमें पता है कि जनरली जो रिटायरमेंट होता है उसमें गुडविल का, वैल्यूड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और ओल्ड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। ये सब हमने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया है। द एसेट एंड लाइबिलिटीज वैल्यूड, इन्वेंट्री इतना हो गया, मशीनरी इतना हो गया, फर्नीचर, बिल्डिंग। ओके, लाइबिलिटी 23,000 टू बी क्रिएटेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो ऊपर रिजर्व है, यहाँ पर 23,000 रुपए की लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ ₹25,000। तो एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिल गई है हमें 25,000 रुपए की। It was decided to pay off Guinea by giving her unrecorded investment in full settlement of her part payment of ₹28,000 and remaining amount after 2 months. तो गिनी यहाँ पर रिटायर हो रही है और रिटायरमेंट के टाइम पर उसको फाइनल पेमेंट पे कर दे। तो यहाँ पर ये डिसाइड करा गया कि उसकी 28,000 रुपए की पेमेंट के बदले में तो ये शेयर दे दिए जाएंगे उसको, और बाकी के, इसका मतलब जो 25,000 के शेयर थे उनकी वैल्यू कितनी लगाई गई है, 28,000 रुपए लगाई गई है। तो आप जब पेमेंट करेंगे तो आप शेयर को 28,000 का ही मानेंगे, राइट। तो 28,000 रुपए के उसको शेयर दे दिए गए और बाकी का जो है वो उसको कैश पेमेंट करा था। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कैपिटल्स होती हैं इनको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो हमने अकाउंट बना लिए हैं, अब हम इसको फटाफट से आपके सामने पोस्ट करेंगे। यहाँ पर हम बैलेंस BD तीनों की कैपिटल पोस्ट कर देंगे, जो कि है 4,60,000, 3 लाख और 2,90,000। 4,60,000, 3 लाख और 2,90,000, राइट। अब इसको पोस्ट करने के बाद हम एडजस्टमेंट्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें दे रखा है बैड डेट अमाउंटिंग ₹5,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। तो चलिए पहली एडजस्टमेंट है, बैड डेट कितने की है, 5,000 रुपीज की। आप देखिए ऊपर प्रोविजन कितना बना हुआ था, 23,000। तो जो 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है, 2,300 तो आप पहले से प्रिपेयर हो, है ना। 5,000 रुपए आपके बैड डेट हो गए, कंफर्म्ड आपके डेटर डूब गए हैं।
तो उसमें से 2300 के लिए आप पहले से प्रिपेयर थे, तो आपको और कितना बनाना पड़ेगा बेड के लिए पैसा? 2700, ठीक है। एक ही 2700 आपको निकालने पड़ेंगे। तो आपके पास 38,000 रुपीज के डेटर थे, जिसमें से 5,000 रुपए के आपके डेटर्स जो हैं वो कंफर्म बेड डेट हो गए। तो आपके पास डेटर कितना बचा? 33,000 का। अब आपको इन पे भी डाउट हो रहा है 10%, तो 3300 का न्यू प्रोविजन भी बन गया। तो आपको रियलाइजेशन से क्या क्या रिवैल्यूएशन से क्या क्या चार्ज करना पड़ेगा? एक ये 2700 रुपए का जो बेड डेट के पैसे हैं और 3300 रुपीज का जो प्रोविजन है, ये दोनों चार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो बैलेंस शीट में आपने पोस्ट नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे लिखोगे नुकसान है आपके पास, तो बेड डेट 2700 और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3300। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? पार्टनर्स हैव टू डिसाइड राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। तो एग्जिस्टिंग गुडविल 63,000 रुपीज की है और ये ओल्ड रेशो में 5:2 की रेशो में 5/9 2/9 और 2/9 की रेशो में 63,000 को आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 35,000, 14,000 और 14,000। अब ये पार्टनर्स में क्या हो जाता है? डेबिट, तो सीधा आप पोस्ट कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा आपके पास 35,000, 14,000 और 14,000। चलिए हमारी गुडविल क्या हो गई? राइट ऑफ हो गई। ये गुडविल राइट ऑफ हो गई। इसके बाद है हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 54,000। इसकी एंट्री क्या होती है? गेनर टू सैक्रिफाइजर आपके पास एंट्री होती है, राइट। तो इसके लिए हमको सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। उसने कहा है हु विल शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर, यानी हमको न्यू रेशो दे रखी है और हमारे पास ओल्ड रेशो भी थी, तो हम सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे यहाँ पर। तो चलिए गेनिंग रेशो कैसे निकलती है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नई रेशो क्या है? 5:4, यानी 5/9 और 4/9 बिनी और मिनी की। और ओल्ड रेशो क्या आती है हमारे पास? 2/9 2/9, तो 2/9 2/9, तो ये आ गया 3/9 2/9, यानी रेशो आ गई 3:2। इसका मतलब ये दोनों गेनर्स हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल एम कैपिटल टू जीस कैपिटल, राइट, यानी बिनी मिनी टू गिनी। अब हमने इसका शेयर निकाल लिया, 54,000 रुपीज की हमें गुडविल दे रखी थी और जो आपके पास गिनी है उसका शेयर है 5/9, यानी ये टोटल आपके पास गुडविल निकल कर आ गई 30,000, यानी गिनी को 30,000 रुपए गुडविल लेकर जानी है। किस रेशो में? 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तो अब एंट्री कैसे पास करेंगे? ध्यान से देखिएगा। बिनी और मिनी के डेबिट में, बिनी और मिनी के डेबिट में जाएंगे आपके पास 18 और 12,000 टू गिनी के नाम से, गिनीज कैपिटल अकाउंट 18,000 और 12,000। और यहां पर आपके पास मिनी के नाम से आएंगे और बिनी के नाम से आएंगे। गिनी के अकाउंट में 18,000 और 12,000। ठीक है जी। चलिए अब हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई, वैल्यूड गुडविल की भी हो गई और ये भी हो गया। अब हमें एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यूज दे रखी है, तो फटाफट से देख लेते हैं। इन्वेंट्री 1,30,000 की हो गई है। ऊपर देखिए इन्वेंट्री कितने की नजर आ रही है हमको? 1,34,000 की। इसका मतलब 4,000 से जो इन्वेंट्री है वो डाउन हो गई। तो अगर कम हो गई तो रिवैल्यूएशन के कहां आ जाएगी? डेबिट में। तो चलिए फटाफट इसको डाल देते हैं टू इन्वेंट्री 4,000। इसके बाद आपको दे रखा है मशीनरी 82,000 रुपीज। चलिए मशीन देख लेते हैं, कहां पे है मशीन? ये रही आपके पास 1,00,000 की, 82,000 रुपीज की हो गई। इसका मतलब 18,000 रुपए की आपकी मशीन भी डेप्रिशिएट हो गई। तो मशीनरी अकाउंट 18,000। आगे देखते हैं फटाफट से। आपके पास है फर्नीचर 1,95,000 का, 1,80,000 का था, ये बढ़ गया तो 15,000 रुपए से फर्नीचर का फायदा हो गया, तो क्रेडिट पर बाय फर्नीचर। उसके बाद है हमारे पास बिल्डिंग 6 लाख रुपए की। बिल्डिंग थी आपके पास 5,70,000 रुपीज की, तो बिल्डिंग भी 30,000 रुपीज से बढ़ गई, बाय बिल्डिंग, राइट। चलिए ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गया। देन लाइबिलिटी ऑफ 23,000 टू बी क्रिएटेड एज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो अगर हमारी बैलेंस शीट बनती तो 23,000 तो हम लाइबिलिटी में शो कर देते। अब देखिए रिजर्व कितना था आपके पास? 32,000। 32,000 में से अगर 23,000 रुपीज हम क्लेम के हटा दें तो बाकी का रिजर्व बच जाता है आपके पास 9,000 रुपीज। तो जो ये 9,000 रुपीज का रिजर्व है ये आपस में पार्टनर्स जो हैं वो बांट लेंगे आपस की रेशो में। तो 9,000 का रिजर्व बचा, बिकॉज 32,000 रुपए का आपके पास रिजर्व था, 23,000 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो 9,000 रुपए का जो रिजर्व है वो डायरेक्टली पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना बचा था? 9,000। रेशो है 5:2, तो 5,000, 2,000 और 2,000, 5/9, 2/9 और 2/9 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए ये भी हो गया।
फिर कहता है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली बात तो आपको 25,000 रुपए की एक इन्वेस्टमेंट मिल गई है, और ये 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है, इसे जो वैल्यू लगाई जा रही है इसकी, वो कितनी लगाई जा रही है? 28,000 रुपए लगाई जा रही है, क्योंकि जो पार्टनर है उससे कहा जा रहा है कि आप 28,000 रुपए की पेमेंट के बदले में 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ले लो। तो आपने इसकी बात नहीं करनी, आपने इसकी वैल्यू ही कितनी लगाई है? 28,000 रुपए, सीधा सीधा। तो ये आपका 28,000 रुपए सीधा सीधा एक बेनिफिट हो गया बाय इन्वेस्टमेंट। ये कौन ले रहा है? पार्टनर ले रहा है। तो आप यहां पे लिख सकते हो गिनीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, नहीं सॉरी, यहां पे इन्वेस्टमेंट ही लिखेंगे आप लोग, क्योंकि फायदे है आपके पास, एक इन्वेस्टमेंट आ गई 28,000 रुपए की। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट साथ के साथ चली भी गई, मतलब इसकी पहली एंट्री ये पास हो गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और इस इन्वेस्टमेंट को गिनी को दे दिया गया है। तो टू इन्वेस्टमेंट 28,000 रुपए। मैम इसमें हम 25 क्यों नहीं लिखेंगे? 25 और 28 में से वही वैल्यू लिखेंगे जितने की वैल्यू आपने उस इन्वेस्टमेंट की लगाई, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो ये थी 25 की, लेकिन आपने जिसको पेमेंट करी उससे आप 28,000 रुपए का बेनिफिट ले रहे हो फर्म के तौर पे। तो इसका मतलब आपको 28,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मिल गई ना, उसकी वैल्यू तो 28,000 ही है ना, उसकी सेल वैल्यू कितनी है एक तरीके से? 28,000 रुपए। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट कितना हुआ? 28,000 रुपए का। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 28,000 रुपए, और ये इन्वेस्टमेंट फिर किसने ले ली? गिनी ने ले ली। यानी इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन एंड देन पार्टनर्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट 28,000 रुपए, राइट। तो अब हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कंप्लीट है, और अब हम निकाल लेते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर हमारी जो क्रेडिट साइड है वही बड़ी है, ये आ रही है 73,000। इसमें से ये तीनों चारों अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन है हमारे पास पार्टनर? यहां पर गिनी, बिनी और मिनी। तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है यहां पर बच रहा है वो है 45,000। तो 5/9, 2/9 और 2/9, तो ये आ गया 25,000, 10,000, और ये आ गया हमारे पास 10,000। अब फटाफट से इसे क्रॉस ट्रांसफर करेंगे यहां पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, दैट इज 25,000, 10,000 एंड 10,000। तो चलिए अब इनकी बैलेंसिंग कर देते हैं। यहां से टोटल करेंगे हम लोग, ये आ रहा है आपके पास 5,20,000 गिनी का। ये दोनों अमाउंट 5,20,000 में से माइनस कर देंगे तो बाकी की उसको फाइनल पेमेंट अभी करनी है, तो उसका बना दिया गया है लोन अकाउंट। तो यहां पर आप बना दीजिएगा गिनीज लोन अकाउंट 4,57,000 रुपीज का। ऐसे यहाँ पर अगर हम टोटल करें तो ये बन रहा है 3,12,000 रुपीज। 3,12,000 में इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस सीडी आ रहा है मिनी का 2,80,000। बिनी का आप इसमें से माइनस करेंगे तो बिनी का आ रहा है 2,76,000। दैट्स इट। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, राइट।